हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 10 क्लास के मैथ्स का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी बताएंगे। वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है कि आपको कंसेप्ट के अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। इफ x plus 1 into x minus 5 equal to 0 then the solutions are। हमने क्या करना है, इससे हमने x की वैल्यूज को निकालना है। गिवन है कि इफ x plus 1 into x minus 1 0 के बराबर हो तो आपके पास x की वैल्यूज क्या होगी। आपने इसको भी 0 के बराबर लेना होगा और इसको भी 0 के बराबर लेना होगा। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, यानी x plus 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इसमें आपके पास x माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1, यहाँ से शिफ्ट होगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये -5 को आप शिफ्ट करें तो हो जाएगा +5। तो x की वैल्यू जो है वो दो वैल्यूज आती है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5। इफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू को निकालना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, यानी ये वाला टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए पर रिस्ट्रिक्शन है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे साथ ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, ए की जगह 1 इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है, तो हम लगा लेंगे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी -1 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस सी है और यहाँ पर सी की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, सी की जगह इस्तेमाल हुआ है -1 हुआ है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे और हमारे साथ ए बी और सी की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब हमने इस ए बी सी का क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर आपके पास इस फार्मूले को आपने याद रखना है और इसमें आपने पुटिंग करनी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको आप इस फार्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, माइनस b की वैल्यू क्या है उसको आप ब्रैकेट में डालें -1 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू -1 होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है तो आप देखें, a की वैल्यू 1 है तो हम डालेंगे 1, और यहाँ पर c है तो c की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है -1। तो जितने भी आप वैल्यूज पुट करेंगे उस कोशिश करें कि उसको आपने ब्रैकेट में पुट करना है। इस तरह हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 1। तो इस तरह हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। प्लस माइनस अपनी जगह पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई -1 2 टाइम मल्टीप्लाई करें अपने आप के साथ तो हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जार 4, और 4 आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इस तरह इसको आप मजीद सोल्व करें तो हो जाएगा +1, यानी +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस अपनी जगह पर, और 1 + 4 से आपके साथ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास x की वैल्यू है। नंबर थर्ड, -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कि -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, ना ही √5 जो है ये सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, यानी ये आगे सिंप्लीफाइड यानी इसको हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। नंबर 4, टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3, इस इक्वेशन पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस पर आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसको जब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे साथ ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी ओरिजिनल शक्ल में लिखिए। तो ओरिजिनल शक्ल में क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट सब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और इक्वेशन के इस साइड पे क्या होता है वो आपके पास 0 होता है। तो हमने क्या करना है, इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आपने जनरल फॉर्म के साथ कंपेरिजन करना है। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसकी कंपेरिजन करें तो a की जगह क्या है वो 2 है, b की जगह क्या है वो -1 है और c की जगह क्या है वो -3 है। तो हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू जो है वो -1 है और जो c की वैल्यू है वो -3 है। क्योंकि आप देख लें कि x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2 है, x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और कांस्टेंट जो है वो आपके पास -3 है। नंबर इफ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। तो हमने इससे x की वैल्यूज को निकालना है। इफ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, यानी इससे हमने x की वैल्यूज को निकालना है। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x², हमने इसको फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम बाय साइड बाय जो है फैक्टराइज कर रहे हैं। x² -4 अपनी जगह पर और इसकी जगह आपने 2 टर्म लगाने होंगे, -3 की जगह आपने 2 टर्म लगाने होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जिनका प्रोडक्ट आपके पास -4 हो। तो आपके पास क्या है, आप लगा सकते हैं -4x, x प्लस 1x लगाएंगे तो इससे आ जाएगा -3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ -4 भी आएगा। क्या करेंगे, इनका पेयर बना लेंगे। तो इसका अलग पेयर बना लेंगे और इसका अलग पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है। तो जब ये x पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास x रह जाएगा, जब ये x पर डिवाइड होगा तो ये -4 रह जाएगा। इस तरह आपके साथ पहला साइन कौन सा है, प्लस आ रहा है तो प्लस कॉमन करेंगे और x -4 में आपके साथ कुछ कॉमन नहीं है लेकिन 1 तो कॉमन कर सकते हैं। तो 1 कॉमन कर लेंगे तो 1 पर ये डिवाइड होगा तो वही x आ जाएगा, ये आपके पास 1 पर डिवाइड होगा तो वही -4 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, x -4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो किस तरह लेंगे, इस तरह x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, -4 को शिफ्ट करें तो +4 आ जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो x की 2 वैल्यूज है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। नंबर 6, if 2x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर। यहाँ से भी हमने x की वैल्यूज को निकालना है। इस इक्वेशन को भी आपने सॉल्व करना है लेकिन ये बाय फैक्टराइजेशन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू है वो 2 है और जो b की वैल्यू है वो आपके पास +4 है और c की वैल्यू क्या है वो आपके पास -9 है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें पुटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू -b की जगह आपने लगाना है, क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो हो जाएगा माइनस और b की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। तो आपके पास क्या है, b² यानी 4 का स्क्वायर। तो हम लगा लेंगे 4 का स्क्वायर -4 और ये क्या है, ac है, a की जगह आपने लगाना है 2 लगाना है 2 और c की जगह आपने लगाना है वो आपने लगाना है -9। तो आपने इस तरह -9 लगाना है और इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और 2a की वैल्यू क्या है वो आपके पास 2 है। तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अपनी जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2s are 8 हो जाएगा और 8 9s आपके पास हो जाएगा 72 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा इस तरह। अब इसको मजीद सोल्व करें तो -4 हो जाएगा प्लस माइनस अपनी जगह पर
और 16 प्लस 72 से आपके पास आ जाएगा 88 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। -4 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर, अंडर रूट 88। इस 88 को आपने इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 88 की जगह हम लगा सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22 लगा सकते हैं इस तरह, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 22 से आपके पास 88 आता है। डिवाइड में 4 अपनी जगह पर लगा लेंगे इस तरह, -4 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर। इसकी जगह हम लगा सकते हैं अंडर रूट 4 और अंडर रूट 22, यानी ये जो पावर है, होल पावर है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 4 अपनी जगह पर। अब अंडर रूट 4 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो -4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास यहाँ पर 2 है और ये -4 है, तो इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन कर लें। तो 2 कॉमन करेंगे तो आपके साथ ये 2 पर डिवाइड होगा तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस अपनी जगह पर। ये जब 2 पर डिवाइड होगा तो 2 निकल जाएगा और 22 रह जाएगा, और डिवाइड में 4 अपनी जगह पर इस तरह जाएगा। अब ये 4 और 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसका इस तरह कैंसिलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। 7 नंबर x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0। इसको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस 4 को हम शिफ्ट करेंगे, इस -1/4 को हम शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आपके साथ हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। इक्वेशन का होना ज़रूरी है और इक्वेशन में वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो जब वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। नंबर व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। इससे हमने सॉल्यूशन मालूम करना है या रूट मालूम करना है, या दूसरे अल्फाज में हमने x की वैल्यूज़ को निकालना है। तो इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसका हमने सॉल्यूशन मालूम करना है तो इसको हम साइड वर्क के जरिए भी कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने साइड वर्क के जरिए फैक्टराइज करना है, तो हो जाएगा x²। जबकि 7 की जगह आप ऐसे 2 टर्म लगाएं +7 की जगह, जिनको मल्टीप्लाई करके आप -18 बनाएं, तो हम लगा सकते हैं +9x और -2x लगा लेंगे। इससे दोबारा आपके पास 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 भी आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर लगा लेंगे, अपनी जगह पर -18 अपनी जगह पर लगा लेंगे। इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो ये x पर डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, ये x पर डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पहले माइनस आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन करना है। ये इन दोनों में आपके पास जो है 2 कॉमन है, 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जब 2 पर डिवाइड होगा तो x हो जाएगा। जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। चूँकि हमने माइनस कॉमन किया है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो चुका है और ये जो माइनस है ये भी प्लस हो चुका है। यानी आपके पास ये -2 पर डिवाइड होगा तो +2x आ जाएगा, जब ये -2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास +9 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हमने लगाना है। अब क्या करना है, x + 9 आपके पास जो है कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, x + 9 को कॉमन करना है। तो इसके साथ x रह जाएगा, इस टर्म के साथ x रह जाएगा और इस टर्म के साथ -2 रह जाएगा, इस तरह इक्वल टू 0। यानी सिंपल इसको एक ब्रैकेट बना ले और इससे आपने दूसरा ब्रैकेट बनाना है, तो इस तरह आ जाएगा x + 9 × x - 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे और इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से जब ये 9 शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू 9 आएगी, -9 आ जाएगी, और जब ये -2 शिफ्ट होगा 0 से इस साइड पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आपके पास ये स्टेप आ जाए तो इससे आगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, -9 और +2 है। Number which of the following values of x are roots of the equation x² minus 8x plus 15 equal to 0। इक्वेशन है जिसे हम x की वैल्यू निकालेंगे, जाएगा x² और -8 की जगह आप ऐसे 2 टर्म लगाएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, +15 हो। तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं -3x और -5x लगा लेंगे। तो इससे दोबारा आपके पास क्या जाएगा, -8x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो ये हो जाएगा +15 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, इससे कॉमन करना है, यहाँ से भी कॉमन करना है। तो इसमें x कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, x पर डिवाइड होके x आ जाएगा, ये x पर डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा। पहले माइनस साइन आ रहा है तो हमने माइनस कॉमन करना है। 5x और 15 जो है दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं तो हमने -5 कॉमन करना है। अब ये -5 पर डिवाइड होगा तो प्लस x आ जाएगा, ये प्लस 15 जो है -5 पर डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फिर से कॉमन आ रहा है x -3, x -3 ये एक ब्रैकेट में और x -5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो जब ये 0 के उस साइड पर शिफ्ट होगा तो आपके साथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो +3 आ जाएगी। और जब ये 0 के उस साइड पर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो +5 आ जाएगी। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो है x = 3 और x = 5। नंबर फर्स्ट MCQ से डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन a एंड b इज एक्सप्रेस्ड एज। a और b के दरमियान में हम डायरेक्ट वेरिएशन को किस तरह लिख सकते हैं? a एंड b के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन किस तरह होता है, a एंड b, और ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का साइन होता है। ये a और b के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास इस तरह हो कि इनवर्स रिलेशन के बारे में पूछे जाए तो a और यहाँ पर आपके पास रिलेशन का साइन होगा और b जो है वो डिवाइड में होगा। यानी आपके पास अगर a जो है ऊपर है तो b डिवाइड में होगा, इस तरह 1/b होगा। पर आपके पास a और b जो है दोनों सामने हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर a जो है ऊपर है तो b नीचे है तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर a डायरेक्ट रिलेशन है और ये आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन है। If m is inversely proportional to n, तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है, ये भी आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है, ये भी आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है। इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, देन इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए आपने दो काम करने होंगे। एक आपने लगाना होगा, इक्वल लगाना होगा, और एक आपने कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पर हम k यूज़ करते हैं कांस्टेंट की जगह k, ठीक है। और 1/n जो है वो अपनी जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट में लगा लेंगे इस तरह। जब भी आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आपने इक्वल लगाना होगा और एक कांस्टेंट लगाना होगा उस रिलेशन का। तो यहाँ पर हम इक्वल और k डाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऑप्शन में ये हो तो ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये n यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी m × n हो जाएगा इस तरह, और इज इक्वल टू k और 1 मल्टीप्लाई होकर वही k बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है ये वाला राइट ऑप्शन मौजूद है कि k की जो वैल्यू है वो बराबर है m × n। जब भी आपके साथ जो है इनवर्स रिलेशन हो तो उसमें k की जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। यहाँ पर k की वैल्यू है फर्स्ट क्वांटिटी है और ये आपके पास सेकंड क्वांटिटी है। दोनों क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास k की वैल्यू होगी। नंबर आइडेंटिफाई द एटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशियो एज द अदर्स। आपने इस तरह एटम या इस तरह रेशियो आइडेंटिफाई करनी है जो कि तीनों से मुख्तलिफ हो। आपने इस तरह रेशियो वो आइडेंटिफाई करना है जो दूसरे रेशियो से मुख्तलिफ हो। तो ये जो 30:45 है, अगर इसको हम सिंपल करें 2 और आपके पास हो जाएगा, तो इसकी जो रेशियो बनती है वो बनती है 2:3 बन जाएगी। इस तरह 4:6 को आप ज़रा सिंपल करें तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करें और इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो इस तरह सिंपल हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, 2:3 ऑलरेडी गिवन है, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। 3:2 क्या है, ये आपके पास 3:2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये सबसे डिफरेंट है। तो हमने इस तरह रेशियो को आइडेंटिफाई करना था जो सबसे मुख्तलिफ हो, तो आपके पास ये वाली है। 4 नंबर, इफ a by b is equal to c by d, then by alternando property, इस पर आपने alternando property इस्तेमाल करना है। a by b बराबर हो c by d के, तो आपके पास alternando property फिर क्या होगी। तो alternando property क्या है, अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें a डिवाइड बाई c और इसको इस पर डिवाइड करें तो ये दोनों आंसर भी इक्वल होगी। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको हम अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। एक ये प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर इसको हम इस तरह करें, इसको भी उल्टा करें और इसको भी उल्टा करें तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू d डिवाइड बाई c। इसको फिर हम कहते हैं परटेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आपके पास अल्टरनेंडो है, al से स्टार्ट होता है, और ये आपके पास inv से स्टार्ट होता है। ये आपके पास अल्टरनेंडो है और ये आपके पास इन्वर्टेंडो है। 5 नंबर, इफ 7:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 27, तो आपने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो देखो किस तरह मालूम करते हैं। 7:9 प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन
x रेशियो 27 इस तरह गिवन है। तो ये जो आपके पास जो प्रोपोर्शन का साइन है ये इक्वल का काम करता है, ठीक है, जिसको आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x डिवाइड बाई 27, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जिस तरह आपके पास ये प्रोपोर्शन में गिवन हो, ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लिखते हैं। यहाँ पर मीन क्या है, ये आपके पास मीन पोजीशन पे है, दरमियान में है, और ये आपके पास एंड पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे है, तो ये आपके पास एक्सट्रीम है। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि दरमियान वाले को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 9x, और ये बराबर होगा लास्ट वाली यानी एंड पोजीशन पर जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 7 और 27 को आपने मल्टीप्लाई करना था, जो होगा 7 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो इसके साथ ये सिंपल हो जाएगा। तो डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 9 डिवाइड करें और यहाँ पे भी 9 डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा और x की जो वैल्यू हो जाएगी, अब क्या करें 9 को इस 27 के साथ ज़रा सिंपल करें, 1 हो जाएगा और ये आपके पास 3 हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर बचा है 7 और 3 और डिवाइड में तो 1 है, वो तो हम लगाते ही नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 21। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 21 हो जाएगी। इस प्रोपोर्शन में जो x की वैल्यू है वो 27 है। जब भी आपके साथ इस तरह प्रोपोर्शन होगा तो आप दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करें और इक्वल लिखें और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसके बराबर होगा और इस इक्वेशन से आप फिर x की वैल्यू को निकालेंगे। 6 नंबर, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y, x और y का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो देखिए किस तरह मालूम करते हैं। x और यहाँ पर हो जाएगा y है और थर्ड जो प्रोपोर्शन है, सपोज करें वो हम कोई ले रहे हैं, सपोज करें वो हम ले रहे हैं b ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने मालूम करना है, ठीक है। तो जो मिड में होगी उसको आपने 2 दफ़ा लिखना होगा, किस तरह, x प्रोपोर्शन y, ठीक है, x रेशियो y प्रोपोर्शन, ठीक है, और इस y को आपने रिपीट करना होगा, इसको आपने मिड पोजीशन पे रखना होगा, ये आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके साथ थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। भी आपके पास 2 वैल्यूज गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि हमारे पास वीडियो 3 है तो हमने क्या करना है, एक वीडियो को हमने रिपीट करना होगा, तो वो कौन सी वीडियो होगी, वो मिड वाली वीडियो होगी जिसको हमें रिपीट करना होगा। अब क्या करेंगे, ये आपके पास वही बात है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई b लिख लेंगे, एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में और मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई y से हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हमने x की वैल्यू को मालूम नहीं करना, हमने सिर्फ b की वैल्यू को मालूम करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी y स्क्वायर डिवाइड बाय x हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन का रोल अदा कर रहा है। इस तरह इस किस्म के प्रोपोर्शन को हम जो है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू जो है वो रिपीट हुई हो, ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू हो, 3 वैल्यू, और इसमें आपने जो मिड टर्म वाली वैल्यू है, मिड टर्म है, उसको आपने रिपीट करना होगा इस तरह कि इसकी इस तरह एक शक्ल है कि आप कह सकते हैं कि a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c। यहाँ पर a और b और c जो क्या है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 1 नंबर, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, देन तो इसमें आपके साथ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो देखते हैं। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो फिर आपके साथ इसमें कौन सा ठीक होगा, तो देखें यहाँ पर आपके साथ देखिए x और y जो है आपस में क्या है, इनवर्स है, मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि इनकी आपस में नहीं लगती, ठीक है। इस तरह इसी y की जो है वो z के साथ भी नहीं लगती, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो देखिए यही y जो है ना ही इसकी z के साथ लगती है, ठीक है, और यही y है जिसकी x के साथ भी नहीं लगती, तो हम कह सकते हैं कि x और जो z है वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे इस तरह। नंबर, इफ 2a + 1
रेशियो 21 प्रोपोर्शन 4:7, देन आपने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह मालूम करते हैं। 2a+1 रेशियो 21 प्रोपोर्शन 4:7। यहाँ से हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम किस तरह करेंगे, हम इस पर वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 2a+1 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 के साथ, वो इक्वल आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4, 21 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इस तरह। अब क्या करना है, 7 जो है मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर मुकम्मल कैंसिल हो जाएगा और 2a+1 की वैल्यू आ जाएगी और 2a+1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 7 और 21 जो है वो आपस में किस तरह कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को आप 7 पे डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा और वो 3 बन जाएगा। 3 4 जो है वो आपके पास 12 होता है, डिवाइड में 1 हम लगाते नहीं है। हमने a को मालूम करना है तो यहाँ पर 1 को हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 - 1, जिससे आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमने a को मालूम करना है तो 2 को भी खत्म करना है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f then each other fraction is equal to। इस पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके रिजल्ट निकाला है। तो उस पर आपके पास ये MCQs बना है, लेकिन हम इस वीडियो में आपके साथ वो क्वेश्चन भी शेयर करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। a by b is equal to c by d is equal to e by f हो तो फिर आपके पास देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो इसको हम देखें, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप k के बराबर ले लें। लेट सपोज दिस ऑल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू k, ठीक है, ये k के बराबर है। इसका मतलब कि ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि a by b इज इक्वल टू k, ठीक है, c by d इज आल्सो इक्वल टू k और e by f इज आल्सो इक्वल टू k हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ऊपर वाले को छोड़ना है, ठीक है, और नीचे वाले को जो है इक्वेशन के उस साइड पर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा b के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा यानी b मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड पर, तो इस तरह बन जाएगा। इस तरह c इज इक्वल टू आ जाएगा d के हो जाएगा और e इज इक्वल टू f के आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर ऑप्शन को उठाना है और उसमें आपने a b c d की वैल्यू को पुट करना है, जिससे के आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है, क्योंकि 10 क्लास की बुक में इन्होंने इस पर क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन की बिना पर इन्होंने ये MCQs इसमें इंक्लूड किया है। इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहां पर a भी हो वहां पर आपने b के पुट करना है, जहां पर c हो वहां पर d के पुट करना है और जहां पर e हो वहां पर f के पुट करना है। तो l है, a की जगह हमने पुट करना है b के, तो b के हो जाएगा, प्लस m है, c की वैल्यू आ रही है तो c की वैल्यू क्या है वो d के है, d के, प्लस n है, n की वैल्यू नहीं है, e की वैल्यू क्या है वो है आपके पास है f के है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके पास है वही एल बी, इसकी वैल्यू नहीं है, एम डी की वैल्यू भी नहीं है और एन एफ की वैल्यू भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एल बी के, एम डी के, एन एफ के आ जाएगा, सब में के कॉमन है तो के कॉमन करेंगे और ये आपके पास हो जाएगा एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके पास एल ए, एल बी, एम डी और प्लस एन एफ हो जाएगा। ये तमाम जो है बिल्कुल इसके सेम है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी आपके पास के बराबर है, जबकि ये तमाम भी के बराबर है। तो इनकी जो इक्वल वाला है वो बिल्कुल आपके पास एल ए एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ है। तो इस तरह ये इसके इक्वल है। N number, which of the following is a situation in which x varies directly as y। आपके पास ऐसी कौन सी सिचुएशन है इन चारों ऑप्शन में जिसमें x और y के दरमियान में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको भी देखते हैं। इन ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में हो। तो यहाँ पर देखें x ऊपर है और y नीचे है, तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास इनवर्स रिलेशन है, ये वाला नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है और दोनों ये प्रोडक्ट में है, तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इसको देखें तो एक्स वाई एक साइड पर है,
ठीक है। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो x यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। ये भी आपके पास इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास जो है वो आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। ये आप x और x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आती है, ये आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह आप इसको देख लें तो ये आपके पास x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। 7 डिवाइड बाई 16 जो है ये आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और y जो यहाँ पर है, तो ये आपके पास बिल्कुल इस शक्ल में है कि x इज इक्वल टू के वाई है। यहाँ पर x और y सामने है, इक्वल टू k है, ये आपके पास k इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको अगर हम k कंसीडर करें तो ये बिल्कुल x और y जो है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन में है। इसमें k की वैल्यू जो है वो 7 डिवाइड बाई 16 यूज हुई है, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक फ्रैक्शन को एक से ज़ायद फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डैश। इस फ्रैक्शन को आपने स्प्लिट करना है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना है और इसको एक से ज़ायद फ्रैक्शन में तकसीम करना है। तो देखिए गिवन है कि 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा और इसकी जगह हम लगा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। एक दफ़ा इनको प्लस करें और एक दफ़ा इनको माइनस करें, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि बराबर होता है पहला प्लस दूसरा इनटू पहला माइनस दूसरा। तो इस हिसाब से हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया है। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा इस तरह दो फ्रैक्शन लिखने होंगे, इस तरह दो फ्रैक्शन लिखने होंगे। यहाँ पर लिखना होगा एक फैक्टर x प्लस 1 और यहाँ पर लिखना होगा दूसरा फैक्टर x माइनस 1। फैक्टर लिखने के बाद यहाँ पर जितने फैक्टर होंगे उतने ही यहाँ पर फ्रैक्शन बनेंगे। अगर ये आपके पास लीनियर फैक्टर हो, मतलब x का पावर 1 हो दोनों में, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट को सेलेक्ट करना होगा a और यहाँ पर b, ठीक है। यहाँ पर a लिख लें, यहाँ पर b लिख लें, या यहाँ पर b लिख लें, यहाँ पर a लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आपने a और b लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड में आपके पास जो कुछ भी है इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन 1 में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 1 आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर जो आपके साथ मल्टीप्लाई होगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 के साथ, इस तरह x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये सेकंड जो आपके पास है x माइनस 1, यहाँ पर भी आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा इस तरह। तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से पर रह जाएगा 1 और यहाँ पर रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस b के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई में रह जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपने a को मालूम करना है तो a पर आप हाथ रख लें और b को किसी तरीके से आपने ज़ीरो करना है, यानी b के साथ x जो है, देखिए x मल्टीप्लाई में है तो x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिसकी वजह से ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए और इस ब्रैकेट की वजह से ये b ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम x की जगह जो है माइनस 1 पुट कर लें तो माइनस 1 प्लस 1 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो मल्टीप्लाई भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह b का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा, तो हम a को मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो माइनस 1 पुट करेंगे। तो हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने माइनस 1 पुट कर लिया है। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a और माइनस 1 से बन जाएगा माइनस 2 और प्लस b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है तो ये 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके साथ 1 इज इक्वल टू माइनस 2a आ जाएगा और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 2 करेंगे तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 1/2 आ जाएगी। तो ये a की वैल्यू है। अब इस तरह हमने इस इक्वेशन में b पर हाथ रखना है और किस तरीके से a की वैल्यू को 0 करना है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि
इसी क्वेश्चन में हम एक जगह हम क्या पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए टू 1 माइनस 1 प्लस बी, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा b, और 1 प्लस 1 से 2 आएगा तो यहाँ पर आपके पास 2b आ जाएगा। डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू जो है वो 1/2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट करना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या था, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ पर था x की वैल्यू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और यहाँ पर हमने a की वैल्यू को पुट करना है तो -1 ऊपर लगा लें और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में लगा लें, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 ऊपर और 2 नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके पास है if px and qx are two polynomials then p of x divided by q of x and q of x is not equal to 0। ये आपके पास क्या होगा, आपके पास नॉमिनेटर में भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है। जब आपके पास इस तरह एक पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल पर डिवाइड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। ये आपके पास रेशनल फ्रैक्शन की डिफिनीशन है। थर्ड नंबर है x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या है, तो दोस्तों ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब आपके पास या तो नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और या बराबर हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आपके पास दो केसेस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं, या तो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर का डिग्री जो है वो बराबर हो तो तब हम जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और या जो है नॉमिनेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा हो तब भी इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी हम आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि ऊपर वाली और नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर ऊपर वाली की डिग्री ज़्यादा हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किस केस में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास एक केस में आ सकता है जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और नॉमिनेटर की कम हो, यानी ऊपर वाले की डिग्री कम हो और नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तभी इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर आपको डिग्री के पता नहीं है तो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री आपके पास एक स्पेसिफिक पावर होता है जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल जो है उसको हम डिग्री कहते हैं। यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। 4 नंबर, व्हाट इज़ द कोशेंट व्हेन x³ माइनस 8x² प्लस 16x माइनस 5 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 5। जब ये बड़ा पोलिनोमियल जो है, जो x³ वाला है, जो क्यूबिक वाला है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, जब ये लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड होता है तो उससे कोशेंट यानी इसका आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर हम मालूम करते हैं। x³ माइनस 8x² प्लस 16x माइनस 5 डिवाइड होगा x माइनस 5 पर, तो आपके साथ कोशेंट यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हम मालूम करते हैं। सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए तो x के साथ हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x³ बन जाएगा। अब इन दोनों को जो है इस x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके साथ x³ और -5 मल्टीप्लाई x² से आ जाएगा -5x² आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करनी होती है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो आपके साथ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -8x² और +5x² में आपके साथ आ जाएगा -3x² आ जाएगा, और 16x जो है उसको हम ऊपर से उतार लेंगे यहाँ से, और -5 को भी इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करना है, फिर से हमने x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है कि -3x² आ जाए तो x के साथ हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एक x भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके साथ -3x² आएगा। अब इस -3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² इसके साथ -3x² आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 15x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +15x लिख लेंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमने फिर से सब्ट्रैक्शन करनी होगी, तो ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 16 -15 से आ जाएगा ओनली x, 1x आ जाएगा और -5 हम ऊपर से उतार लेंगे इस तरह। इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा,
ठीक है। तो अब इस 1 को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई 1 से x आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई -5 से -5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम इनका साइन चेंज कर लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा, यानी इसको हम क्वोशंट कहते हैं, जो डिवाइड का आंसर होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। जब ये वाला इस पर डिवाइड होता है तो इसका जो क्वोशंट है वो आपके पास ये होता है। फर्स्ट वन आपके पास है if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5 and r is equal to 1 4 2 5 and 3 4 then r is dash। r गिवन है, r का मतलब है रिलेशन, तो एक रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन के बारे में पूछा है कि कौन सा टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आसान अल्फाज में पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको कंसेप्ट के बारे में जानना होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को जान लेंगे तो इस एक्सरसाइज में तमाम एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकेंगे। आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अगर इन दोनों को आप ज़रब करें तो इन दोनों को आप किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है, इस तरह। तो इन दोनों को आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको आप लिखेंगे, इसका आप पेयर बनाएंगे 4 के साथ, फिर इसी का आप पेयर बनाएंगे 5 के साथ, फिर 2 का नंबर होगा, 2 को लिखेंगे 4 के साथ और 2 को 5 के साथ और 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 4 के साथ, फिर 1 जो है वो 5 के साथ, इसी तरह 2 जो है वो 4 के साथ और 2 फिर 5 के साथ, फिर 3 का नंबर होगा तो 3 जो है वो 4 के साथ और 3 जो है वो 5 के साथ लास्ट हो जाएगा। को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह आपके साथ इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। या इस तरह भी हो सकता है कि ए में आपके पास 3 एलिमेंट है और बी में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास एलिमेंट्स होंगे। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ए में अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स है और बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। इस सेट का अगर हम सबसेट बनाएं तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। इसकी जो पॉसिबल सबसेट है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। यानी इस सेट का हम कितनी कम्बिनेशन बना सकते हैं, इस सेट को हम कितने सेट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस सेट के कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। तो यहाँ पर आपके पास 2 पावर n, तो n कितने हैं, वो आपके पास 6 है, तो इसके जो है 2 पावर 6 यानी 64 जो है वो सबसेट बन सकते हैं। 64 सबसेट बन सकते हैं। सबसेट यहाँ पर हम सबसेट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सिर्फ ये बताना है कि सबसेट कितने बन सकते हैं, तो वो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 64 है। लेकिन यहाँ पर जो सबसेट है ये किस चीज़ के सबसेट है, ये आपके पास कोई आम सेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है, इसके सबसेट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये a मल्टीप्लाई b होगा, इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हम रिलेशन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे इसको हम स्पेसिफिक नाम देंगे, उसको हम रिलेशन कहेंगे। इस रिलेशन में जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डोमेन एलिमेंट। तो ये आपके पास डोमेन एलिमेंट है और इनसे जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे डोमेन सेट। डोमेन सेट आपके पास यहाँ पर क्या है, वो है 1 2 और 3, इसका डोमेन सेट है। इस रिलेशन का जो डोमेन सेट है वो 1 2 3 है, ठीक है। जो x को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके पास x है और दूसरी जो वैल्यू है वो y होती है। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू होती है इस रेंज एलिमेंट, तो इससे जो सेट बनेगा उसको हम रेंज सेट कहेंगे। तो 4 और 5 और यहाँ पर दोबारा 5 है। सेट की डिफिनीशन इस तरह है कि सेट जो है वो वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की सेट होगा, यानी कोई चीज़ दो दफ़ा इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास डोमेन है और ये रेंज है, ये इसी रिलेशन से निकला है। डोमेन और रेंज तो हम जान चुके हैं, रिलेशन जान चुके हैं, उसमें हमने डोमेन और रेंज भी निकाल लिया है। अब फंक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें आप डोमेन सेट निकाल कर डोमेन जो सेट होगा वो आपके पास पहले सेट यानी फर्स्ट सेट के बराबर हो। और दूसरी जो कंडीशन इसमें है वो ये है कि डोमेन एलिमेंट में आपके पास रिपीटिशन ना हो, नो रिपीटिशन इसमें हो, ठीक है। तो फिर आपके पास ये क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, ये आपके पास फंक्शन होगा। इसका हमने डोमेन निकाला है 1 2 3 और हमारे पास सेट ए जो है वो भी आपके पास 1 2 3 है। तो इस केस में हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, सेट ए के बराबर है, यानी फर्स्ट सेट के बराबर है।
ठीक है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसी तरह अगर आप इस रिलेशन में देखें तो 1, 2 और 3 दोबारा कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरह इस रिलेशन में आपके पास ना ही कोई नंबर रिपीट हुआ है और डोमेन जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनको आप इकट्ठा करें तो सेट ए के बराबर भी है। तो इस तरह इस रिलेशन ने दोनों कंडीशन को मान लिया है फंक्शन की। तो इस तरह ये जो रिलेशन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फंक्शन है। पास क्या है, ये फंक्शन है। लेकिन फंक्शन में जो है कौन सा टाइप है, तो हो सकता है ये आपके पास इसके दो मेन टाइप है, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन कब बनेगा, इन तमाम शराइत के बाद एक शराइत ऐसी है जो कि है कि अगर आपके पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं जिसको हम रेंज एलिमेंट हैं, इसको आप इकट्ठा करें, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पर रेंज क्या है जिसको हमने निकाला भी था, यहाँ पर रेंज आपके पास क्या है, वो 4 और 5 है। ठीक है, जब ये रेंज जो है वो सेकंड सेट के बराबर आ जाए तो यहाँ पर सेकंड सेट क्या है, वो 4, 5 ही है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड यानी सेकंड सेट बी के बराबर आ जाए तो फिर इस तरह ये शराइत भी पूरी हो जाए तो फिर यहाँ तक इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यानी किसी भी रिलेशन का आप रेंज निकालेंगे तो या तो सेट एक बराबर होगा और या बराबर नहीं होगा। अगर बराबर है तो ऑन टू होगा और अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर होता इनटू फंक्शन होता। इस रिलेशन का आप रेंज निकालें और वो सेट बी बन जाए तो इसका मतलब होगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। अगर ये सेट बी नहीं बनता तो फिर आपके पास इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन बन गया है। Second one, A has 2 elements and B has 3 elements, then the number of binary relation in A multiply B is dash। तो आप बता सकते हैं कि A multiply B में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स है। तो हमने मालूम करना है बाइनरी रिलेशन की तादाद, तो इसके कितने बाइनरी रिलेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास ए में 2 एलिमेंट्स है और बी में 3 एलिमेंट्स है, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि 2 पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो आपके पास 2 × 3 एलिमेंट्स होंगे, आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें डालें, 3 इसमें डालें और इनका आप जो है प्रोडक्ट मालूम करें तो उसमें आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ये ऑप्शन है 0, 4, 8, 12 है और नेक्स्ट आपके पास जो है वो 6, 10, 14, 18 है। तो यहाँ पर आपके पास जो दो सेट्स हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आपके पास डी जो ऑप्शन है ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। नंबर, if the universal set u x such that x is a positive odd integer less than 30, ये आपके पास u सेट गिवन है। u सेट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। किसी क्वेश्चन में u सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें तमाम छोटे सेट मौजूद होते हैं। r is equal to 1, 5, 7 and s is equal to 1, 3, 7, 11, 13। तो हमने क्या मालूम करना है, how many elements are in r intersection s whole complement में कितने एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स की तादाद को हमने मालूम करना है। आसान तरीके से हम मालूम करेंगे। तो u में आपके पास जो है 30 से कम जो है वो आड नंबर है, तो इनको आपने सिर्फ काउंट करना है। तो आपके पास 15 नंबर है। सबसे पहले आप r इंटरसेक्शन s मालूम करें और मालूम करें कि इसमें आपके पास कितने डिजिट्स आएंगे। तो r और इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए r और s में कितने का एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एक 1 है वो 7, 7 कॉमन है तो 2 हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो r इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 2 कॉमन है। r इंटरसेक्शन s होल कम्प्लीमेंट का मतलब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ जो है इस तरह a सेट गिवन है और b सेट गिवन है और आपके साथ एक रिलेशन गिवन है। इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई किया है और उनसे एक कोई पॉसिबल सबसेट बनाया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, u माइनस r इंटरसेक्शन s, यानी इसको आपने क्या करना है, u माइनस r इंटरसेक्शन s मालूम करना है। तो u में आपके पास 15 एलिमेंट्स है जबकि r इंटरसेक्शन में आपके पास 2 एलिमेंट्स है। तो इस तरह जो r इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट होगा उसमें आपके पास 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने मालूम किया है कि r इंटरसेक्शन s होल कम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 13 आएंगे। कौन से आएंगे, उनसे हमारा कोई काम नहीं है।
f इज ए फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन है जिसका नाम f है, फ्रॉम a टू b, जो कि a मल्टीप्लाई b से बनाया गया है, देन f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा कब होगा, जब आपके पास इसकी कंडीशन पूरी हो जाए। जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन या रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू सेकंड सेट, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b, यानी सेकंड सेट बराबर आ जाए, तभी हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन होता है। 6 नंबर, इफ r इज इक्वल टू 0 0 8 2 10 3 14, 12, देन डोमेन ऑफ r, डोमेन क्या होता है, यानी आपने डोमेन एलिमेंट्स का सेट बनाना है। तो डोमेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन एलिमेंट होते हैं और इनसे बनने वाला सेट डोमेन सेट कहलाता है। इसी तरह रेंज एलिमेंट कौन से होते हैं, वो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जिससे बनने वाला सेट जो है वो रेंज सेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमने डोमेन को मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो पहले एलिमेंट है 4 8 10 और 14 जो है, ये आपके पास तमाम ऑर्डर पेयर में पहले मौजूद है। तो इनको अगर हम इस रिलेशन से उठा कर किसी एक सेट में बंद कर लें तो इसको हम डोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर जो है ए मौजूद है, 0 8 10 14, तो ये इसका राइट आंसर है। फर्स्ट नंबर MCQs आपके पास है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड डैश। जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 से लेकर जो है 20 तक नंबर है और आप क्या करते हैं, इनको आप इंटरवल में डिवाइड करते हैं। सपोज़ करें आप डिवाइड करते हैं इसको 1 to 5 और फिर इस तरह 6 से लेकर 10। तो ये आपके पास 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस है, उनके दरमियान में आपने क्या मालूम करना है, डिफरेंस मालूम करना है। तो इसका अपर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट 10 है और इसका अपर जो लिमिट है वो 5 है। तो दोनों अपर लिमिट को आपने माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, इसको हम क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो क्लास इंटरवल का है। 2 नंबर, ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज कॉल्ड डैश। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको हम ऑगिव भी कहते हैं। तो याद रखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम होता है उसको हम ऑगिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑगिव। 3rd नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अपीयर्स ऑन ए सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डैश। 1 2 3 4 4 5 6 6 एंड 6। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन हैं। तो यहाँ पर 1 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 टाइम है, यानी आपके पास इसकी इस फ्रिक्वेंसी को शो करता है। इसी तरह 2 जो है वो 1 टाइम है, 3 जो है ये आपके पास जो है 1 टाइम है, 4 जो है आपके पास 2 टाइम है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2 हो जाएगी। इस तरह 6 जो है आपके पास 3 टाइम है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 3 हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फ्रिक्वेंसी की डिफिनीशन है। कोई नंबर कितना फ्रीक्वेंट है, यानी कितनी दफ़ा आया है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 4 नंबर, द डेटा बिलो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टेलीविजन दैट 11 स्टूडेंट हैव इन देयर होम्स, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है, किसी भी डेटा का मोड निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, मोड की डिफिनीशन को याद रखना होगा कि मोड की डिफिनीशन क्या होती है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन ए डेटा इज कॉल्ड मोड। किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं वो वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा में आप चेक करें कि यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू जो है जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, वो आपके पास क्या है, वो 1 है। 1 देखिए यहाँ पर 3 दफ़ा है और एक ये है 4 दफ़ा और 5 दफ़ा। तो जो 1 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दफ़ा है, वो 5 दफ़ा है। इसी तरह 3 की जो है वो 2 दफ़ा है और जो 2 है वो भी तकरीबन 3 दफ़ा है और 5 जो है वो तकरीबन 1 दफ़ा है। तो इस तरह जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, वो 1 की है। तो इस तरह इस डेटा का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो 1 है इस डेटा में। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच डेटा सेट आर द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑल आर द सेम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास जिसका आप मीन निकालें, मीडियन निकालें या मोड निकालें, तमाम वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है और इस ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर ए में जो डेटा है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके पास हो जाएगा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 1 2 2
2 एंड 3 इन तमाम वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है। अब क्या करना है, इसी डेटा से हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को निकालना है, यानी हमने मीन को निकालना है। तो मीन क्या होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करें और जितने भी ये डिजिट्स है उन पर डिवाइड करें। तो आपके पास 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 2 आपके पास हो जाएगा 6 और ये आपके पास 8 और 3 आपके पास हो जाएगा 11 और 11 + 3 आपके पास हो जाएगा 14। तो इन तमाम नंबर्स का जो मजमूआ है वो क्या है, 14 है। तो 14 को अगर आप जो है ये कितने डिजिट्स है, ये 7 है, तो 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 2। तो इस तरह इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, वो 2 है। इसी तरह इस डेटा के मिड में जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, वो आपके पास थी 1 2 2 और 3 एंड 3 इस तरह था। तो यहाँ पर जो मिड में वैल्यू आती है, देखिए मिड में कौन सी वैल्यू आती है, इस तरह मिड में कौन सी वैल्यू आती है। तो ये मिड में आपके पास जो वैल्यू आती है ये वाली आती है, जो 4th नंबर है ये मिड में आती है। 3 इस साइड पर हो जाएंगे, 3 इस साइड पर हो जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह ये अरिथमेटिक मीन था और ये मीडियन हो जाएगा यानी मिड वैल्यू। और इसका मोड क्या होगा, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो क्या है, वो भी 2 है। तो इस तरह इस डेटा में जो अरिथमेटिक मीन है वो भी 2 है, जो मीडियन है वो भी 2 है और जो मोड है वो भी 2 है। नेक्स्ट नंबर, द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डैश। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट लेना होगा या nth रूट लेना होगा। यहाँ पर a × b होगा, तो यहाँ पर होगा 2 होगा, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है, 2 है। अगर इस तरह ये वैल्यूज़ आपके पास क्या बन जाए, ये आपके पास n बन जाए, यानी आपके पास लातादाद में हो, तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर होगा a × b × c एंड सो ऑन अप टू n और यहाँ पर हो जाएगा n। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। 7 नंबर है, एन ए सेट ऑफ डेटा 63 65 66 67 69 मीडियन इज डैश। इस सेट का आपने मीडियन मालूम करना है। मीडियन से मुराद होगा मिड वैल्यू। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि डेटा को आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर अरेंज करना है। तो इन्होंने पहले से ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें दिया है, तो इसका हमने सिर्फ मिड वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो 63 है और 65 है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएंगे और ये दो इस साइड पर रह जाएंगे। तो मिड में कौन सी वैल्यू आती है, मिड में आपके पास जो है वो 66 आती है। तो यहाँ पर इसका जो मीडियन हो जाएगा, यानी जो मिड वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो 66 है। 8 नंबर, एन ए सेट ऑफ डेटा, ये आपके पास डेटा है, इसका आपने मीडियन मालूम करना। तो इस डेटा को भी इन्होंने अरेंज करके दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और इसका आपने मालूम करना है मीडियन, यानी मिड वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 3 इस साइड पर है और 3 इस साइड पर रह जाएंगे। तो जो मिड में वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन होती है। तो इस तरह हमारे पास 51 इस डेटा का मीडियन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 9 नंबर, इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5, 7 7 5 3 7 2 8 2 मोड इज डैश। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर 7 को देखें तो 7 2 दफ़ा यहाँ पर है और 1 दफ़ा यहाँ पर है। तो यहाँ पर 7 जो है वो 3 टाइम है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि इस डेटा का जो मोड है वो क्या है, वो 7 है। पर इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5, 5 5 5 द स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश। तमाम वैल्यूज़ का हम मीन से फासला मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन है वो 5 है और तमाम वैल्यूज़ भी है वो 5 है। तो इन तमाम वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस है 5 से, यानी मीन से, वो 0 है। इस तरह तमाम डिस्टेंस को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट है, 0। The average pocket money of 30 students is ₹20. The total amount in the class is dash. आपके पास कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स है और हर एक की एवरेज पॉकेट मनी जो है वो 20 रुपीज़ है। तो आप बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए आपने एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। एवरेज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर।
ठीक है। इसको अगर हम अरेंज करें, हमने टोटल मालूम करना है, तो ये n इस साइड पर डिवाइड में है तो ये उस साइड पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो है एक साइड पर रह जाएगा और एवरेज मल्टीप्लाई जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक साइड पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे कि टोटल अमाउंट मालूम करनी है, तो एवरेज जो है वो 20 रुपीज़ है और टोटल स्टूडेंट जो है वो 30 स्टूडेंट है। तो हमने क्या करना है, 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 600। 12 नंबर ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 1500। द एवरेज विल बी इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। जो सम है वो आपके पास 1500 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या करना है, इसको इस पर डिवाइड करना है। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और 150 डिवाइड बाई 3 हम करेंगे तो यहाँ से हम आसानी के साथ 15 को 3 के साथ 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 के साथ एक ज़ीरो रह जाएगा। तो इस तरह इस डेटा का जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऑप्शन में जो है 50 ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो नन ऑफ दिस का ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट करना है। 13 नंबर द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वेरियो इन द डेटा इज कॉल्ड डैश। ये आपके पास दूसरा कंसेप्ट है कि कोई डेटा है आपके पास, सपोज करिए आपके पास 1 2 3 और इस तरह आपके पास 20 तक नंबर है। तो आपने क्या करना है, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू को माइनस करना है। यानी इस तरह 20 - 1 इससे आ जाएगा 19 और ये क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रेंज, हमने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। 14 नंबर द फार्मूला सम ऑफ एक्स यानी सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ये आपके पास एवरेज का फार्मूला है, एक्स से मुराद है वैल्यूज और ये जो साइन है ये समेशन का साइन है। यानी आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। और n क्या है, नंबर ऑफ डेटा, ये कितने नंबर से, तो ये तो आपके पास वही एवरेज का फार्मूला है। तो याद रखें एवरेज और आपके पास होता है मीन या आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन। ये तमाम जो है अरिथमेटिक मीन और एवरेज जो है ये एक ही चीज़ होती है। 15 नंबर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सेट बी का मीन मालूम करना है एंड द मीडियन ऑफ सेट ए, और इनके दरमियान में डिफरेंस मालूम करना है। तो सेट बी का हमने क्या मालूम करना है, सेट बी का हमने मीन मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, यानी हमने इसका एवरेज मालूम करना है। तो सेट बी का हम एवरेज मालूम करते हैं। 12 + 5 से आपके पास आ जाएगा 17 -3 से आपके पास आ जाएगा 14 और 14 + 4 से आपके पास आ जाएगा 18 + 7 से आपके पास आ जाएगा 25 और 25 - 7 से आपके पास आ जाएगा दोबारा 18 आ जाएगा। और ये कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 6 वैल्यूज़ है। तो इसका एवरेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, इसको 18 को 6 पर डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो मीन है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे हमने माइनस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, सेट ए के मीडियन को। सेट ए का मीडियन क्या है, इसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इस सेट का हमने क्या करना है, इस सेट का हमने मीडियन मालूम करना है। तो इसको सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो -4 है एंड देन आपके पास -1 है और फिर उससे बड़ी वैल्यू 2 है और फिर 3 है और फिर 7 है और फिर 11 है। तो मिड में जो वैल्यू है वो आपके पास 2 और 3 है। 2 और 3 आपके पास जो है इसमें मिड में आती है। इस तरह जब आपके पास दो वैल्यू जो है वो मिड में आती हो तो आपने क्या करना होगा, इस केस में आपने मीडियन किस तरह मालूम करना होगा। जब आड होगा तो आप तो आसानी के साथ जो मिड में आती हो उसको आप मीडियन कह देते हैं। जब इवन डेटा होता है तो आपने क्या करना होगा, जो दो नंबर्स मिड में आते हैं तो उन दोनों को आपने प्लस करना होगा और 2 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम इसका मीडियन मालूम करते हैं। 2 + 3 आपके पास हो जाएगा 5 और 5 डिवाइड बाई 2 से आपके पास हो जाएगा 2.5। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना होगा इससे 2.5। तो 3 से आप 2.5 को माइनस करिए तो इससे आंसर आ जाएगा 0.5। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5। 16 नंबर सम ऑफ एफ इंटू x - x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। ये क्या है, ये आपके पास वेरियस का फार्मूला है।
ठीक है, ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला है। जब इस पर स्क्वायर ना हो तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला होगा। 14 नंबर, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड डैश। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने मोड की डिफिनेशन बता दी थी कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। तो ये आपके पास मोड की डिफिनेशन है, तो हमने मोड को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर आपके पास है, if an object is above the level of observer then the angle formed between the horizontal line and the observer line of side is called dash। अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर हो, यानी आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और ये जो चीज़ है जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो ऊपर हो, उसके लेवल से ऊपर हो, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर का जो लेवल है वो ये होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का लेवल ये है और ये लेवल से ऊपर है, यानी किसी हाइट पर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल बनेगा बेस के साथ, वो क्या होगा, वो थीटा होगा, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आपके पास कोई चीज़ ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर हो, किसी हाइट पर हो, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरह कोई ऑब्जर्वर है जो किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, यह ऑब्जर्वर है और अपने से नीचे किसी चीज़ को देख रहा है। अब यहाँ पर उसका जो लेवल होगा, यानी उसका जो बेस होगा वो ये होगा, और यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आपके पास चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर किसी चीज़ को देख रहा है, यानी अपने लेवल से नीचे किसी चीज़ को देख रहा है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइड। अगर आप अपने से ऊपर किसी चीज़ को देखते हो तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अगर आप किसी हाइट पर खड़े हो और अपने से नीचे किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड वन, cot थीटा इज इक्वल टू डैश। जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पर हम इसका आंसर बहुत ही मुख्तसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम ज़रूर टच करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सपोज करें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो सपोज करिए यहाँ पर जो एंगल है वो 90 है, इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट साइड होता है और हमेशा जो है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होता है। आप ऐसा करें कि इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें, मतलब आप क्या करें, आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज करें, ठीक है। इसी तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप बेस को लेकर हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर को बेस पर डिवाइड करें, यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये आपके पास एक रेशियो है और ये आपके पास रेशियो है और ये भी आपके पास एक रेशियो है। किस चीज़ की रेशियो है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के दरमियान में रेशियो है, यानी उनके दरमियान में निस्बत है, ठीक है, इससे कोई आंसर आएगा। तो इस रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, जो होगा वो आपके पास होगा साइन थीटा। यानी आपके पास ये ट्राइंगल में साइड्स की रेशियो है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरह जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने cos थीटा का नाम दिया है, तो ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसी तरह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को हमने कहा है कि आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइड्स के रेशियोज के नाम है, ठीक है, यानी आपके पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब अगर इसको हम उल्टा करें, यानी हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह हम कहें कि नहीं, हमने क्या करना है, हमने लेना है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। और इसी तरह ये जो आपके पास है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस लेना है, यानी इसको हम उल्टा करना है। और इसी तरह आपके पास ये जो बेस है डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है, तो इस तरह कर हम लिखें तो फिर इससे क्या होगा, तो फिर इसका जो हम कहेंगे कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, इसका जो रेसिप्रोकल है, यानी इसका जो शागिर्द सेक थीटा, ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा। और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड थीटा हो जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस से तो टेन थीटा आता है, जब इसको आप उल्टा लिखेंगे तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा cot थीटा। तो आपने इस वीडियोस को याद नहीं रखना, बस आपने इस वीडियोस को याद रखना है, बाकी काम आसान है। याद रखना है
के परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब होगा साइन थीटा, और इस वैल्यू का मतलब होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब होगा cos थीटा, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का मतलब होगा टेंजेंट थीटा। ठीक, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, और अगर cos थीटा को हम उल्टा करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सेकंड थीटा, और अगर टेंजेंट थीटा को हम ये उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। अब बात ये है कि अगर हम इसको याद किस तरह करेंगे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है और cos जो है वो आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है इसकी जगह आप लिख लें PH, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा BH, और नेक्स्ट अगर आपने इन दोनों को लिख लिया PH एंड BH तो फिर आप क्या करें, ये वाला उठाकर ये वाला लिख लें, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा PB हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, ऑर्डर आपने याद रखना है, साइन थीटा, cos थीटा एंड देन आपके पास टेंजेंट थीटा हो जाएगा। अगर आपने ये याद रख लिया है तो इसका जो शागिर्द हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा सिक थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह आप ये वीडियोस जो है याद रख सकते हैं। अगर हम ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ क्या है आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय हम क्या करें cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करें, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास है वो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज से। अब इसको जरा सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास इसमें डिवाइड है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में बेस आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस जो है वो आपके पास टेंजेंट के बराबर होता है। तो इस तरह जो साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है ये के पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, यानी टेंजेंट थीटा की जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अगर टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो अगर हम टेंजेंट थीटा को उल्टा करेंगे, यानी इसको हम उल्टा करेंगे, तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास cot थीटा है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इस तरह आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन भी है वो है आपके पास cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये सिर्फ एक MCQs के लिए नहीं है, बल्कि मैंने आपको कंप्लीटली कंसेप्ट समझाया है ताकि इस तरह के MCQs कहीं पर भी आ जाए, ठीक है, कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, या cos थीटा किस तरह बराबर होता है, या टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो आप इस पर MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर आप किसी ट्राइंगल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और किसी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो इसको मैं सोल्व करके आपको राइट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। ये आपके पास क्या है, 1 है प्लस टेंजेंट, अभी मैंने बता दिया है कि टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, जिसको मैंने प्रूव भी किया है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके पास दो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड में 1 लिख लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ये आपके पास हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या है आपके पास, जहाँ पर भी आपके पास साइन स्क्वायर हो थीटा हो प्लस cos स्क्वायर थीटा हो, या cos स्क्वायर थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इसकी 1 वैल्यू होती है, ठीक है। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय cos थीटा, और ये स्क्वायर जो है हम होल कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 आपके पास जो है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हम उठाकर होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है 1 डिवाइड बाई cos थीटा, यानी ये क्या है, रेसिप्रोकल है। किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, ये सेकंड थीटा इससे आ जाएगा, क्योंकि सेकंड थीटा और cos थीटा आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, साथ में स्क्वायर भी है तो लगा लेंगे स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने प्रूव भी कर दिया है कि किस तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर। 4 number, if tangent theta is equal to 1, then sin theta is equal to dash, where theta lies in the third quadrant. तो इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा का मतलब है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वेयर थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। यहाँ पर आपके पास एक डिग्री होती है, एक एंगल होता है 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल ऐसा एंगल होता है जहाँ पर साइन थीटा की डिग्री 1/2 होती है और कास थीटा की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय कास थीटा की वैल्यू करें तो उससे आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी सेम वैल्यू जो है आपस में डिवाइड होते हैं तो उससे आंसर 1 होता है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि टी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर आपके पास है। तो यहाँ पर जब होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू भी माइनस होगी और ये वैल्यू भी माइनस होगी, बाकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और ये भी हो जाएगा -1/2। तो इससे भी आंसर आपके पास क्या होता है, +1 आता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा की वैल्यू भी -1/2 होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू भी उन्होंने पूछी होती तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती, वो होती -1/2, वो भी होती। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1/2 होगी। 5 number, sin -350 degree lies in dash quadrant. -350 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि हम एंगल लेते हैं वो तो एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं। पास घड़ियाल होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हम क्या करेंगे पर इस डायरेक्शन में हम एंगल लेते हैं, मतलब हम एंगल जो लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, एंगल जो है वो आपने क्लॉक वाइज में लेना है। जो एंटी क्लॉक वाइज होगा वो क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो हमने इसके अपोजिट जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 90 कवर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इतना एंगल कवर करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। हम जब आगे जाते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, इस तरह आगे जब जाते हैं तो हो जाएगा 270 डिग्री का एंगल हो जाता है। और इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो एंगल है वो 360 और यहाँ के 270 के दरमियान में है। ठीक है, इसके दरमियान में है ना, तो यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर कहीं पर है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास साइन -350 डिग्री की जो भी वैल्यू है जहाँ पर भी आता है, लेकिन ये आपके पास जो क्वाड्रेंट है ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 45 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। जो 45 डिग्री होती है वो किसके बराबर होती है रेडियन में। 45 डिग्री किसके बराबर हो, और यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो क्या है, रेडियन गिवन है, यानी इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक आपके पास होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, ये दोनों जो है थीटा को मेजर करने के लिए यूनिट्स है। ठीक है, 2 यूनिट्स है, एक होता है डिग्री जिसका सिंबल ये होता है और एक होता है रेडियन जिसका सिंबल होता है RAD, इसका सिंबल होता है। तो एंगल को जो है हम 2 यूनिट में मेजर करते हैं। इन दोनों में से जो छोटा यूनिट है वो डिग्री है और जो बड़ा यूनिट है वो क्या है, वो आपके पास रेडियन है। तो 45 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है, तो याद रखें, तो जब भी आपके पास एंगल जो है वो डिग्री में हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ आप पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वैल्यू है जिसको आप कब यूज़ करेंगे, जब भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये जो आपके पास डिग्री होगी वो मुकम्मल तौर पर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये किस तरह, 180 को आप 45 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर 180 को भी आप 45 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 4
और यहाँ पर हो जाएगा रेडियन। अगर आपके पास एंगल जो है वो रेडियन में गिवन हो तो इसको आप दोबारा जो है डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिए कि आपके पास जो पाई रेडियन होगा उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री होती है। डिवाइड में 4 है तो आप 4 लगा लें। अब इसको आपस में कैंसिल करें तो इनसे आपके पास क्या आ जाएगा, ये के पास हो जाएगा 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा आपके पास जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो होती है 180 डिग्री होती है। 7 number, if the measure of the hypotenuse of a right angle triangle is 5 feet and measurement of angle B is 58 degree, what is the measure of the गिवन है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सपोज करिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इस तरह बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ठीक है ये आपके पास जो साइड है हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू है 5 फीट है, और यहाँ पर जो एंगल है ठीक है एंगल बी, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एंगल बी हो जाएगा। यानी आपके पास एंगल बी ऐसा एंगल होगा उसका नाम है जो कि 58 डिग्री है। तो ये तो 90 है, इसका नाम तो नहीं हो सकता, इसका नाम हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या है 58 डिग्री। ठीक है, एंगल बी का एडजेसेंट साइड मालूम करना है। सर तो मालूम है, हमने इस साइड की वैल्यू मालूम करनी है। ये आपके पास एंगल बी का एडजेसेंट साइड है। तो ये क्या है, ये आपके पास असल में बेस है। क्या है, बेस, यानी हमारे पास बेस जो है वो अननोन है। ठीक है, बेस हमारे पास अननोन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ये जो एंगल है ये आपके पास क्या है 58 डिग्री है। तो हम कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू इस्तेमाल हो। तो आप देख लें, एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये तो नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, हमने इन दो की बात करनी है, तो ये वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप ट्राई करें बेस डिवाइडेड बाय यानी बी एच, एक है पी एच, दूसरा आपके पास है बी एच। तो पी एच और बी एच, तो बी एच क्या है, ये आपके पास साइन थीटा था और ये क्या है, एक कास थीटा है। तो हम कास थीटा को इस्तेमाल करेंगे। आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो हम इन दो को इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाले आपके पास ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करें। हमने क्या मालूम करना है, बेस को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेस इज इक्वल टू कास थीटा मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, कास लगाना है, और थीटा क्या है, ये 58 डिग्री है, और साथ में मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब कास थीटा की वैल्यू बाय कैलकुलेटर मालूम करेंगे और इसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.649596। लेकिन बुक में जो आंसर गिवन है वो आपके पास यहाँ तक गिवन है कि 2.649, और इसको इन्होंने राउंड ऑफ किया है और इससे आपने 6 बनाया है। तो ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है मौजूद है, तो हमने लगाना है 2.6496 लगाना है। 8 number, find the value of tangent P to the nearest 10th। इस फिगर से आपने टेंजेंट 20 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है और नियरेस्ट 10 यानी इसको आपने फिर राउंड ऑफ भी करना है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पी, ये आपके पास पी वर्टेक्स है, ये एन है, ये एम है, और इसमें जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है वो 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एंगल 90 है। और इन्होंने कहा है कि आपने टेंजेंट पी को मालूम करना है। टेंजेंट पी को आपने मालूम करना है, ये टेंजेंट थीटा को मालूम करना है। तो टेंजेंट पी को मालूम करने के लिए हमें पता है कि टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर होता है, ठीक है, कि टेंजेंट थीटा आपके बराबर होता है पी एच, बी एच एंड पी बी। ये आपके पास होता है पी बी। पी बी से मुराद आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर को डिवाइड करें बेस पर। परपेंडिकुलर क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, और बेस क्या है, ये आपके पास 21 है। तो इसको आप सिर्फ डिवाइड करें, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 को आपने डिवाइड करना है, 21 पर डिवाइड करना है। तो ये आपके पास क्या है, ये 21 से छोटा है, तो हमने इसके साथ 0 लगाना है, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। 21 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 80 बन जाए, इसके हम क्लोज जाएंगे, तो इसके हम क्लोज जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 321 मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे आप 63 को माइनस करें, यहाँ पर आपके पास 17 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने ऊपर पॉइंट लगाया है तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर 0 उसको उतार सकते हैं। अब 21 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 170 आ जाए या इसके करीब तरीब नंबर आ जाए, तो अगर हम इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 8 8 एंड 2 8 16 हो जाएगा, 168 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 168 हो जाएगा, और इससे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, नियरेस्ट 10 में आंसर लिखना है, तो आपके पास 0.38 है, जिसको हम 0.38 को हम लिख सकते हैं
0.38 को हम लिख सकते हैं, ये के पास क्या है, ये के पास 0.38 है। तो हमने नियरेस्ट 10th को तक आंसर लिखना है, यहाँ तक हमने आंसर लिखना है और इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये 8 जो है ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसको ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 0.4, इसका नियरेस्ट 10 में आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, RT इज इक्वल टू TS, व्हाट इज एंगल S। यहाँ पर RT और TS बराबर है और आपने एंगल S की वैल्यू मालूम करनी है। आपके पास इस तरह डायग्राम गिवन है जिसमें उन्होंने कहा है कि RT, ये जो RT है और ये जो RS है, ये आपस क्या है, ये आपस में बराबर है, यानी ये आपके पास क्या है, आपस में बराबर है। ये गिवन है कि इस ट्राइंगल में आपके पास ये बराबर है। तो सपोज करें आप इस ट्राइंगल को छोड़ दें, ये ट्राइंगल को, सिर्फ इसी ट्राइंगल को आप देखें, इस ट्राइंगल का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसको मत देखें, सिर्फ आपके पास ये ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर है। तो हमारे पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है। तो जब भी आपके पास किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में बराबर हो, दो साइड आपस में बराबर हो, तो उसके सामने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस साइड के सामने जो एंगल है वो ये वाला है, एंगल R है, ठीक है। और इसी तरह इस साइड के सामने जो एंगल है वो एंगल S है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये एंगल R है प्लस ये आपके पास क्या है, एंगल T है और प्लस एंगल S है। अगर इन तीनों एंगल को हम जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब भी हम किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल को मेजर करते हैं तो उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। अब क्या है, हमारे पास एंगल R और एंगल S जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एंगल R की जगह हम एंगल S पुट कर सकते हैं और एंगल S की जगह हम एंगल R भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे एंगल S की वैल्यू मांगी है तो हम एंगल R को ख़त्म कर लेंगे और इसकी जगह हम एंगल डाल लेंगे, एंगल S डाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एंगल S और ये आपके पास हो जाएगा एंगल T प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि एंगल जो T है ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल S ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल S और एंगल T की जो वैल्यू है वो क्या है, वो तो 90 डिग्री है डायग्राम में, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस 90 को हम इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम एंगल S जो है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर तो एंगल S की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो हो जाएगा एंगल S की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 45 डिग्री हो जाएगी। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो डेटा है वो क्या है, गलत है, हमसे एंगल S की वैल्यू मांगी है और नीचे जो ऑप्शन है वो क्या है, वो सारे सेंटीमीटर में है, मेजरमेंट है। तो इस तरह उस क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है। MCQ नंबर फर्स्ट है, इन ए सर्कल 2 कार्ड्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल में 2 कार्ड्स हैं और उन दोनों कार्ड्स का जो फासला है सेंटर से वो इक्वल है। द कार्ड्स आर डैश, तो फिर कार्ड्स क्या होंगे। तो इस MCQ को समझने के लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा। सपोज करें आपके पास एक सर्कल है, जिस तरह के पास ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। और अगर आप क्या करेंगे, आप 2 कार्ड्स को बनाएंगे और 2 कार्ड ऐसी जगह पर बनाएंगे कि इनका फासला जो है वो क्या हो, वो आपके पास क्या हो, सेम हो, ठीक है, यानी सेंटर से फासला क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब होगा कि आपने दोनों कार्ड्स को जो है अपोजिट साइड पे बनाने होंगे, तभी इनका फासला जो है वो क्या होगा, सेम होगा। एक कार्ड आपके पास AB कार्ड है और दूसरा आपके पास जो है CD कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड जो है ये क्या है, इनका फासला जो है, ये फासला और ये फासला क्या होगा, इक्वल है। अगर ये इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा कि दोनों कार्ड्स क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों कार्ड कांग्रुएंट नहीं होंगे तो फिर इनका फासला भी सेम नहीं होगा। हमें दूसरा एग्जांपल है, आपके पास ये सर्कल है। अगर आप एक कार्ड को इस तरह लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका फासला इतना है और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर लेते हैं तो इसका फासला अब बढ़ गया है। अब इस तरह एक दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर लेते हैं तो जितना भी सर्कल से, तो जितने भी सेंटर से इस कार्ड का फासला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उतना ही ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तभी आप सेंटर से दूर भागोगे उतना ही आपका जो कार्ड होगा, इस कार्ड की पैमाइश जो होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। और इसकी जो मैक्सिमम कार्ड की जो पैमाइश होगी वो क्या होगी, वो आपके पास डायमीटर पर होगी। तो डायमीटर आपके पास होगा, ये आपके पास मैक्सिमम कार्ड का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डायमीटर होता है, ये आपके पास मैक्सिमम कार्ड होता है।
तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कांग्रुएंट है, कि जब भी आपके पास किसी सर्कल में दो कार्ड का फासला सेंटर से बराबर होगा, ठीक है, यानी सेंटर से दोनों का फासला, सेंटर से एक कार्ड और सेंटर से दूसरा कार्ड जो है वो बराबर फासले पर होगा, तो इसका मतलब होगा कि कार्ड जो क्या होंगे, वो कार्ड आपके पास कांग्रुएंट आएंगे। अगर फासला चेंज करेंगे तो कार्ड जो है वो कांग्रुएंट नहीं आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू से आपके पास, इफ ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स ऑफ द सेम सर्कल एंड ए बी इज लेस देन सी डी, आपके पास यही आपके पास कंसेप्ट है कि किसी सर्कल में दो कार्ड्स हैं, किसी सर्कल में दो कार्ड्स हैं, ठीक है, सर्कल में दो कार्ड्स हैं, एक आपके पास सपोज करिए ये कार्ड है और दूसरा कार्ड आपके पास ये कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि ए बी जो है वो छोटा है, तो सपोज करिए आपके पास ये ए बी जो है छोटा है, किससे, इस सी डी कार्ड से छोटा है। तो दिन विच ऑफ द, तो फिर आपने देखना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। ए बी इज क्लोज टू ओ, इसमें ए बी क्लोज है ओ के साथ, यानी सेंटर के साथ, ठीक है, या ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी, या सी डी इज क्लोजर टू ओ। तो यहाँ के पास जो सी डी कार्ड है, जो कि बड़ा कार्ड है, ये क्या होगा, ये सेंटर के करीब होगा, ठीक है। जितना भी सेंटर के करीब होगा कोई कार्ड, उतना ही वो बड़ा होगा। तो चूंकि ए बी कार्ड जो है वो छोटा है साइज में, इसका मतलब होगा कि यह सेंटर ओ से दूर होगा, और चूंकि सी डी कार्ड जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, सेंटर के करीब होगा, यानी बड़ा वाला करीब होगा और छोटा वाला दूर होगा। थर्ड नंबर, ए कार्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कार्ड इज डैश। एमसीक्यूज को सोल्व करने से पहले आप एक कंसेप्ट को समझें कि आपके पास जब भी आपके पास किसी सर्कल में क्या होता है, कार्ड हो, और सपोज कर ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड, तो जब भी इस पर आप कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मतलब यहाँ पर आप 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये हमेशा इसको मिड पॉइंट में क्या करता है, टच करता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपने क्या करना है, ये इस कार्ड को मिड पॉइंट पे टच करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये आपके पास एक थ्योरम है, पर आपने इस कंसेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है, और इस एमसीक्यूज को सोल्व करना है। कार्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक कार्ड है, ठीक है, जिसकी पैमाइश क्या है, सेंटर से वो आपके पास क्या है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है, हम पहले सर्कल बनाएंगे और उसमें एक कार्ड बनाएंगे, तो यहाँ के पास सेंटर ओ है, ठीक है, और ये के पास कार्ड हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा, सपोज करिए आपके पास ए बी हो जाएगा कार्ड, और ये इसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए कार्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो इस कार्ड की जो पैमाइश है, परपेंडिकुलर पैमाइश है, वो कितनी है, वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, यानी आप कह सकते हैं कि इसको अगर आप ज्वाइन करें तो ये इसका रेडियस भी है, ये क्या है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द लेंथ ऑफ द कार्ड, इस पूरे कार्ड की पैमाइश आपने मालूम करनी है, इस पूरे कार्ड की पैमाइश मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम एम कह देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके इस ए एम की वैल्यू निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, वो आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो होगा बेस का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास ए एम है, ए एम का स्क्वायर, प्लस आपके पास होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये जो आपके पास है 5 का स्क्वायर है, ये इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर, यानी -25 हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 169 से आप 25 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पर दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट ले लें, तो 144 से बन जाएगा 12, और ए एम स्क्वायर से बन जाएगा ए एम बन जाएगा, यानी स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो ए एम की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 12, ठीक है। ए एम आपके पास 12 है, तो ये ए एम जो है ये आपके पास क्या है, ये 12 है। तो चूँकि हमने कहा है कि जब भी किसी सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन आएगा तो वो उसको दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए एम है और बी एम है, ये दोनों बराबर है, तो जितना ए एम होगा उतना ही बी एम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बी एम है वो भी तो 12 होगा, ठीक है, दोनों 12 है। और हमने मालूम करना है पूरे लाइन, पूरे कार्ड की पैमाइश, यानी आपने मालूम करना है ए बी की पैमाइश, और इसमें आपके पास क्या है, 2 ए एम जैसे साइज़ बनते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें बनता है ए एम प्लस बी एम है, ठीक है।
तो ए एम की पैमाइश भी क्या है 12 है और ये दूसरा भी 12 है। तो 12 + 10 से आपके पास क्या आता है 24 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, a card 40 units long is contained in a circle of radius 25 सेंटीमीटर। एक कार्ड है जो जिसकी पैमाइश क्या है वो 40 यूनिट से यानी 40 सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। एंड उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है वो 25 है। द डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डैश। तो आपने मालूम करना है कि ये कार्ड जो है सेंटर से कितने फासले पर है। तो ये हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्कल है जिसमें इसका सेंटर ओ है और हम एक कार्ड बनाते हैं, ए बी कार्ड बनाते हैं। और ये जो ए बी कार्ड है आपके पास, ये ए बी कार्ड है, ये कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, ये आपके पास 40 है, 40 यूनिट्स है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है वो 25 है। तो ये इसका 25 है और हमने मालूम करना है इस ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है इस कार्ड तक। ए बी कार्ड है सेंटर से कितने फासले पर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने मालूम करना है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ एम, यानी ओ एम क्या जाहिर कर रहा है। अगर ओ एम को हम मालूम कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये डिस्टेंस होगा ए बी कार्ड का इस सेंटर से। तो हमने सिर्फ ओ एम को मालूम करना है। तो चूँकि ये पूरा का पूरा कार्ड यानी ए बी कार्ड जो है आपके पास 40 यूनिट से, तो इसका मतलब होगा कि ए एम कितना होगा वो भी 20 होगा और बी एम होगा वो भी 20 होगा। क्यों हमने इस तरह लिखा है, क्योंकि जब भी आपके पास किसी सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है तो वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपके पास इस सर्कल के सेंटर से किसी कार्ड पर लाइन ड्रा होता है तो वो उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको मिड पॉइंट में टच करता है। तो इस तरह ए एम जो है जितना होगा उतना बी एम होगा। तो इसका मतलब होगा कि ए एम भी 20 होगा और बी एम भी 20 होगा। तो ये भी आपके पास 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो क्योंकि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, ये आपके पास 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है, यानी ओ एम हमने मालूम करना है। तो ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 625 होता है, माइनस ये जो 20 का स्क्वायर है ये इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400 होता है, इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 625 से हमने 400 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर रह जाएगा। अब हमने क्या करना है दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ओ एम रह जाएगा और यहाँ पर 225 पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे 15 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो ओ एम है डायग्राम में ओ एम ये है। ओ एम क्या जाहिर कर रहा है, ओ एम जाहिर कर रहा है ओ से लेकर एम तक फासला, यानी सेंटर से लेकर इस कार्ड तक फासला जो है वो क्या होगा, वो आपके पास 15 यूनिट्स होगा। आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है 5 नंबर, ए कार्ड इज 8 टाइम √3 यूनिट्स लॉन्ग इज 4 यूनिट्स। आपके पास एक कार्ड है, ठीक है, एक कार्ड है 8 टाइम √3 यूनिट्स से, लॉन्ग इज 4 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर, 4 यूनिट्स ऑफ द सेंटर। 4 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर का मतलब है कि ये 4 यूनिट से सेंटर से, यानी आपके पास सेंटर से 4 यूनिट्स के फासले पर है, सेंटर से इसका फासला 4 है, ठीक है। और कार्ड की पैमाइश क्या है 8 टाइम √3 है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आपने मालूम करना है, सर्कल की रेडियस को मालूम करना है। फिर से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पर बना लेंगे। तो गिवन है कि ए कार्ड इज 8 टाइम √3, ये आपके पास पूरा कार्ड है, ये आपके पास ए बी कार्ड है, इसको हमने ए बी कार्ड नाम दे दिया है। और इस कार्ड की जो पैमाइश है वो है 8 टाइम √3 है, 8 टाइम √3 है, ठीक। और ये इस सेंटर का सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने जो फासला मालूम किया है वो कितना है, वो आपके पास 4 है। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि ओ एम जो डिस्टेंस है वो आपके पास 4 है। हमने क्या मालूम करना है, हमने इसका जो रेडियस है ये रेडियस हमने मालूम करना है, ठीक है। तो चूँकि ये पूरा का पूरा कार्ड क्या है, ये 8 टाइम √3 है, तो इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, तो यहाँ पर जो ए एम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम √3 रह जाएगा। यानी आपके पास ए एम 4 टाइम √3 है और बी एम भी 4 टाइम
3 है। तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, और जो कि आपके पास है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए ओ ए है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है 4 टाइम √3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि यहाँ पर आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम √3 स्क्वायर। जब ये स्क्वायर होगा, दोनों पर स्क्वायर है, तो 4 पर स्क्वायर होगा तो ये आपके पास 16 होगा, और √3 पर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो इससे सिर्फ 3 रह जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16 के साथ, और प्लस 4 स्क्वायर से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 16 × 3 करना है, ठीक है, जो कि आपके पास आ जाएगा 48, और 48 प्लस आपने क्या करना है, प्लस 16 करना है। तो 48 + 16 जब आप करेंगे साथ रह जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आपके पास 48 है और दूसरा आपके पास 16 है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ओ एम पर स्क्वायर रूट लेना है, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना है, पर हो जाएगा ओ ए, और यहाँ पर रह जाएगा 8 रह जाएगा। इस तरह जो आपके पास जो ओ ए है, या आप कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 8 होगा। तो यहाँ पर हमने लगाना है 8 यूनिट्स। 6 नंबर में आपके पास है एंड द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, आपको नज़र आ रहा है, एंड रेडियस 5, ये आपके पास रेडियस एंड लिखा है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कार्ड इंटरसेप्ट एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपके पास जहाँ पर कार्ड इंटरसेप्ट हुआ है, ठीक है, वो आपके पास सेंटर से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, ये आपको नज़र आ भी रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ आपके पास डायग्राम में गिवन है। आपने क्या करना है, इस पूरे ए बी की पैमाइश मालूम करनी है। तो ए बी की पैमाइश मालूम करने के लिए आपको पता है कि ये जो फिगर है, यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन ड्रा हुआ है सेंटर से, ये जो लाइन ड्रा हुआ है, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो क्या बनेगा, 90 बनाएगा, ठीक है, ये 90 का एंगल है। तो इस तरह ये जो पैमाइश होगी, इस तरह ए सी और बी सी की जो पैमाइश होगी वो दोनों इक्वल होगी। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल ए ओ सी को लेकर इससे हमने इस ए सी को यानी बेस को मालूम कर लें तो फिर बाकी काम आसान है। तो आपके पास बेस मालूम करना है इस ट्राइंगल में, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो हमने मालूम करना है, और यहाँ पर ए सी जो है वो बेस का रोल अदा कर रहा है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये जो 4 स्क्वायर है ये इस साइड पर शिफ्ट होगा, तो हमारे 16 हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि आपके पास ए सी की जो वैल्यू आती है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आती है, वो आपके पास क्या आती है, 9 आती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जस्ट ए सी जो है वो क्या होगा, वो 3 होगा, इन दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 हो जाएगा। अगर ए सी इसमें 3 है, ये ए सी इसमें 3 है, तो इस तरह ये बी सी भी 3 होगा, तो ए सी भी 3 है और बी सी भी 3 है, तो पूरा मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो पैमाइश है वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन लगाना है 6 सेंटीमीटर वाला। 7 नंबर, इन द डायग्राम ए सर्कल ओ हैज़ ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। एंड सी ई, जो सी ई आपको गिवन है डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि आपके पास सी से लेकर ई तक जो है वो 2 सेंटीमीटर है या 2 है। डायमीटर ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू अ कार्ड, जो डायमीटर है ये आपके पास कार्ड पर परपेंडिकुलर है, नज़र आ भी रहा है, 90 का एंगल भी बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी डी, सिंपली हमने मालूम करना है बी डी की पैमाइश मालूम करनी है। तो इसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर है, ये आपको परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, इसकी अगर आप जो है वो इसकी पैमाइश आपने मालूम करनी है। तो चूँकि पूरा का पूरा ये कार्ड है, ये आपके पास क्या है, ये पूरा कार्ड आपके पास 5 है, और इससे आपने ये 2 निकालना है, 2 निकाल लें तो बाकी कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, और इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, और इसका हमने बेस मालूम करना है, हमने डी ई को मालूम करना है। तो डी ई आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है, जिसका अब इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आपके पास डी ई है, तो डी ई का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या करना है, हमने सिर्फ डी ई को मालूम करना है, ये 3 स्क्वायर इस साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा।
चूँकि आपके पास 25 माइनस 9 से 16 आता है और ये हो जाएगा DE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो DE के स्क्वायर पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी DE की, वो हो जाएगी जस्ट आपके पास हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो DE आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 4 है, तो ये भी आपके पास 4 है। DE 4 है तो BE भी आपके पास 4 होगा। तो दोनों 4 बन के ये पूरा कार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो पूरा कार्ड आपके पास क्या होगा, ये पूरा कार्ड जो आपके पास है ये आपके पास 2 सेगमेंट है, दोनों बराबर है 4 तो इससे बन जाएगा 8 बन जाएगा। यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है टेंजेंट टू ए सर्कल। तो यहाँ पर हम टेंजेंट टू ए सर्कल के रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट MCQs आपके पास है इन द फिगर ACB। यहाँ पर जो निशान डाला हुआ है ये किस चीज़ का निशान है, इस तरह ये जो निशान है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क का साइन कहते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आपके पास देखें ACB कहाँ है, पहले A है फिर C है और फिर B है। तो आपने ACB के डायरेक्शन में जाना है, इस तरह जाना है ACB। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, माइनर आर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्क का ऑप्शन मौजूद है तो हम लगा लेंगे माइनर आर्क। अगर यहाँ पर माइनर आर्क होता तो हम माइनर आर्क का ऑप्शन लगाते। यहाँ पर अगर इस तरह आपके पास इसका नाम इस तरह ना होता बल्कि C यहाँ पर होता, नीचे होता, ACB होता, तो फिर ये मेजर आर्क होता। यानी एक आपके पास होता है माइनर आर्क, छोटा आर्क, और एक आपके पास होता है मेजर आर्क, ठीक है। और इसी तरह ये जो आपके पास कर्व है, कर्व ये आपके पास आर्क का साइन होता है। इसी तरह अगर सीधा लाइन हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास साइड का साइन भी होता है और ये आपके पास लाइन का साइन भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि आर्क का साइन लगाया है तो हमें लगाना है एन आर्क, ऑप्शन नंबर A इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है इन ए सर्कल विद सेंटर O। ये इस सर्कल की बात कर रहे हैं, ये इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल को आपने देखना है। इन ए सर्कल विद सेंटर O, इस सर्कल में सेंटर O है। इफ़ OT इज़ द रेडियल सेगमेंट, ये जो आपके पास OT है, O से लेकर T तक जो आपके पास लाइन है ये आपके पास रेडियल सेगमेंट है। रेडियल सेगमेंट किसे कहते हैं, रेडियल सेगमेंट उस लाइन को कहते हैं जो कि बाउंड्री से लेकर सेंटर तक आपके पास जो लाइन होता है, जो कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन होता है उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। इसको हम रेडियस भी कहते हैं और इसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास OT क्या है, ये रेडियल सेगमेंट है। एंड PTQ आपके पास PTQ कौन सा है, ये आपके पास PTQ आपके पास लाइन है, इज द टेंजेंट लाइन। ये क्या है, आपके पास टेंजेंट लाइन है। देन आपके पास इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा कि OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि टेंजेंट आपके पास टेंजेंट लाइन इस तरह लाइन होता है। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट डिफिनीशन आप देख लें कि जो टेंजेंट की डिफिनीशन होती है कि इसके 2 काम होते हैं। एक तो क्या काम होगा, एक तो आपके पास अगर आपके पास ये PQ जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास टेंजेंट है, तो इसके 2 काम होंगे। एक तो आपके पास ये रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, यानी OT के साथ ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो उल्टा T का साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 एंगल का साइन है। तो चूंकि यहाँ पर ये क्या है, 90 एंगल बना रहा है इस रेडियस के साथ, 90 एंगल बनाता है इस रेडियस के साथ। तो एक काम इसका ये होगा। दूसरा काम इसका ये होगा कि ये जो PQ है ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, दूसरे पॉइंट पे टच नहीं करेगा, और इसको एक्सटर्नल टच करेगा, यानी बाहर टच करेगा, अंदर आपने इसको टच नहीं करना। तो इसके ये 2 काम होंगे, तो तभी इसको हमने टेंजेंट का नाम दिया है। जब आप कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट है, 2 बातें जो है स्पेशल है। एक बात ये है कि इसने रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाया है, इस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच किया है, बाकी किसी और पॉइंट पर टच नहीं किया। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन नंबर A इसमें लगाएंगे, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, या PQ इज परपेंडिकुलर OT, दोनों जो है आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप OT परपेंडिकुलर टू PQ लगाते हैं या PQ परपेंडिकुलर टू OT लगाते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर A राइट है। नेक्स्ट आपके पास है द 2 टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये सपोज करें आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है,
और आप दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो दो टेंजेंट ड्रा करते हैं कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट, ऐसे पॉइंट से विच इज़ आउटसाइड द सर्कल, जो कि आउटसाइड है, यानी इस सर्कल के आउटसाइड है। ठीक है, तो आर ऑफ डैश इन लेंथ, तो इनकी पैमाइश में क्या तनासब होगा? तो देखें, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, और हम सपोज करें यहाँ से जो है इस पर दो टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट का मतलब होगा कि ये एक तो इस रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो सपोज करिए आपके पास यहाँ से आएगा और एक पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है, और इस तरह एक रेडियस इसका यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर भी आपके पास क्या करेगा? ये यहाँ पर भी इस तरह गुजरेगा। तो इसको हमने जो है थ्योरम में प्रूफ भी किया है, ये आपके पास इसका प्रूफ भी मौजूद है। तो ये क्या होगा? ये इक्वल इन लेंथ होगा। इस टेंजेंट की पैमाइश और इस टेंजेंट की जो पैमाइश होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। इसको हम इस तरह प्रूफ करते हैं कि हम इसको, इस कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को हम कांग्रुएंट एक दूसरे का फोटोस्टेट शो कर लेते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है? आपस में एक जैसे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है इस ट्राइंगल का, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स बनते हैं। तो ये तो आपके पास साइड भी हैं और ये तो आपके पास टेंजेंट भी है। तो इस तरह आपके पास दो जो टेंजेंट होती है उनकी पैमाइश आपस में बराबर होती है या कांग्रुएंट होती है। ठीक है, तो इस तरह ये दो टेंजेंट है उनकी पैमाइश आपस में क्या होगी? वो इक्वल होगी। तो आपके साथ ये वाला ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है कार्ड्स एंड आर्क। कार्ड्स एंड आर्क, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सपोज करें आपके पास एक सर्कल है, जिस तरह के आपके पास ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है और ये उसका सेंटर है, इसका सेंटर है। सपोज करें मैं यहाँ पर एक आर्क ले रहा हूँ और आर्क में ले रहा हूँ, ये वाला आर्क ले रहा हूँ यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इस तरह आर्क ले रहा हूँ कि ये वाला आर्क और ये वाला आर्क क्या हो? बराबर हो, ये दोनों आर्क क्या हो? बराबर हो, और इसको भी मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है इसकी पैमाइश बराबर है। अगर आर्क बराबर है, अगर ये दोनों आर्क बराबर है तो यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल भी सेम होगा। अगर आर्क सेम होगा तो सेंट्रल एंगल भी सेम होगा, अगर आर्क सेम होगा तो सेंट्रल एंगल भी सेम होगा। इसी तरह अगर आर्क सेम होगा तो इस आर्क का जो करस्पॉन्डिंग कार्ड होगा, ये इसको कार्ड कहते हैं, और इस तरह इस आर्क की वजह से जो बनने वाला कार्ड होगा उन कार्ड की पैमाइश भी सेम होगी, उन कार्ड की पैमाइश भी सेम होगी। तो एक चीज़ के सेम होने से, एक चीज़ के इक्वल होने से आपके पास दो चीज़ें जो है वो इक्वल आ रही। आर्क इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल है और सेंट्रल एंगल भी इक्वल है। इसी तरह आपके पास, अगर आपके पास कार्ड इक्वल हो, क्या इक्वल हो? अगर आपके पास कार्ड इक्वल हो, कार्ड किससे कहते हैं? ये आपके पास सेंटर है और ये कार्ड इक्वल हो, तो अगर ये कार्ड इक्वल होगा तो यहाँ पर एक चीज़ इक्वल होने से दो चीज़ें इक्वल होगी। एक तो आपके पास आर्क इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों आर्क इक्वल होंगे, और एक आपके पास जो क्या होगा, इस कार्ड को अगर यहाँ पर हम ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर और यहाँ पर एंगल भी इक्वल होगा। तो एक चीज़ इक्वल होने से यहाँ पर आपके पास दो मज़ीद चीज़ें इक्वल आएगी इस तरह। इसी तरह अगर आपके पास एंगल इक्वल है, इस तरह अगर आपके पास एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंगल इक्वल है, सपोज करिए आपके पास आर्क है और यहाँ पर आपके पास जो एंगल है एंगल 1, और यहाँ पर आपके पास जो एंगल 2 है वो क्या है? इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो उससे एंगल 1 की वजह से बनने वाला आर्क और एंगल 2 की वजह से बनने वाला आर्क भी बराबर होगा। इसी तरह एंगल 1 की वजह से जो बनता है कार्ड बनता है, और ये कार्ड जो बनता है ये दोनों कार्ड भी इक्वल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपके पास एंगल इक्वल हो, कार्ड इक्वल हो या आर्क इक्वल हो, तो इससे रिलेटेड दो चीज़ें और भी आपके पास इक्वल होंगी। ये मैंने आपको इस चैप्टर का निचोड़ बता दिया है। अब इस पर हम रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो चलो बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। सर्कल पी, ये के पास सर्कल का साइन है और साथ में पी डाला हुआ है। ए सर्कल पी हैज़ ए रेडियस ऑफ 3, जो रेडियस है वो क्या है? ये 3 है, ये भी आपके पास 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड हैज़ ए मेजर ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पर जो पी पर एंगल है वो क्या है? वो 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप इस तरह रोटेट करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है।
ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, आपने इस ए बी की पैमाइश मालूम करनी है। आपके पास ए बी है जो कि यहाँ पर कार्ड का रोल अदा कर रहा है और ट्राइंगल का साइड भी है, और सर्कल के लिए क्या है, कार्ड है, सर्कल का कार्ड है और ट्राइंगल का साइड है। लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो है वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है 90 एंगल के सामने जो साइड है वो आपके पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी आपके पास 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस तरह 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 9 जिससे आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हम लगा लेंगे 18 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। हमने सिर्फ ए बी मालूम करना है, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह आपके पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √18। लेकिन यहाँ पर √18 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, बल्कि ये आपके पास सर्ड है। ये मजीद आगे सैम्पल हो सकता है। √18 की जगह आप इस तरह लिखें कि 9 को अलग लिखें और 3 को अलग लिखें, इस तरह, ठीक है। तो 9 से आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और √3 जो है वो आपकी जगह पर इस तरह रह जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम √3 इसका राइट आंसर होगा। इस कार्ड की जो पैमाइश है या इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 3 टाइम √3 होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन द कंपोनेंट डायग्राम ऑफ सर्कल ओ, आपके पास ये सर्कल ओ है, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, जिसमें ओ सेंटर है, ए बी अर्क और ये सी डी अर्क जो है बराबर है। तो हमने स्टार्ट में बता दिया है कि अर्क बराबर हो तो सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा और कार्ड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अर्क बराबर है, अगर अर्क बराबर है तो कार्ड बराबर होंगे, ए बी और सेक्शन में बिल्कुल मौजूद है तो ये बराबर है। इसके अलावा एंगल बराबर होते हैं, लेकिन इन्होंने एंगल की बात नहीं की। तो इस तरह हमने ए बी और सी डी को क्या करना है, बराबर लेना है। तो बिल्कुल ये बराबर है, इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।